Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS, and today in this session we are going to start with Indian agriculture, which is very important as far as prelims and mains are concerned. So with this series we are going to cover agriculture in comprehensive manner, and in the subsequent lectures you will get some aspects of agriculture related to GS paper 1 and GS paper 3. So first of all, I will start this lecture by saying the model which was proposed by Arthur Lewis in 1954. According to economist Arthur Lewis, he said, if a nation is economically developing, or if a nation wants to develop economically, there has to be some attributes which are first is the agricultural contribution towards the GDP will be declining. The first attribute which we will see if a nation is economically developing, the thing is the sector which is agriculture sector, this sector's contribution towards GDP will be declining. First thing. Second, the workforce which is involved with agricultural sector, this will also decline. How we can substantiate this thing and how we can substantiate the model which was proposed by Arthur Lewis? First of all, if we see the data of Economic Survey 2021, which suggests agricultural composition, agricultural contribution towards the GDP of India is around 16.5%. This is 16.5%, and this was earlier in 1951, it was around 51%. So we can clearly see 1951 के बाद से 2020 तक एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम होता गया है. इसका मतलब ये है कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को सस्टेन करने के बाद हम इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में पहुंच गए हैं. इसीलिए इस ग्राफ से हम कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड 55.3%. सो ये हम सब लोगों को पता भी है कि अगर कोई भी देश डेवलप हो रहा है तो उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगा, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर का होगा एंड फाइनली सर्विसेज सेक्टर का होगा. सो दिस इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम दिस ग्राफ दैट एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो डिक्लाइन हो रहा है. बट अगर हम वर्कफोर्स की बात करें, वर्कफोर्स में हम देखते हैं अराउंड 45 to 50% of Indian population is now working with this sector, which is comparatively high. यही एक आयरनी है जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में मौजूद है. क्या? क्योंकि अगर 50% पॉपुलेशन इस सेक्टर में काम कर रही है और उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस सेक्टर में बहुत सारे लेक्यूनास, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होंगी, और उन सभी प्रॉब्लम्स को हम इस सीरीज के मीडियम से क्या करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम एग्रीकल्चर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहते हैं तो हमें शुरुआत से स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट टिल द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैनर में उसे डिस्कस करेंगे. In this lecture, I am going to start with the input which is land, and land के बाद हम types of farming की बात करेंगे, and in the subsequent lectures we will talk about APMCs and we will try to find out the myths and realities of farm laws. सबसे पहले हम अगर land की बात करें, India is having 2.4% of land mass अगर हम वर्ल्ड के कंपैरिजन में बात करते हैं. सो जो 2.4% लैंड मास है उसमें वर्ल्ड की 18%, अराउंड 18% पॉपुलेशन वर्ल्ड की एग्जिस्ट करती है इंडिया में. और इतनी सारी पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन को इतने छोटे लैंड मास पे अगर ग्रो करना है, डेवलप होना है, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान उसमें बहुत ज़्यादा होगा. बट अगर हम बात करें किसी भी फार्म प्रोडक्टिविटी की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की, तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तीन चीजों पे डिपेंड करती है. इट विल डिपेंड अपॉन थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ लैंड.
लैंड का क्वालिटी कैसा है उस पे डिपेंड करेगा कि उस फार्म की प्रोडक्टिविटी कितनी होनी है। सेकंड इज द लैंड साइज। अगर किसी भी लैंड का साइज बहुत बड़ा है, लैंड फ्रेगमेंटेड नहीं है, तो उस लैंड की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। उसका कारण क्या है उसे हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात, अगर मेरे पास लेट से बहुत बड़ा लैंड साइज है तो मैं उसमें मैकेनाइजेशन को इन्वॉल्व कर सकता हूं। अगर मैकेनाइजेशन होगा तो मेरा प्रोडक्शन अच्छा होगा एंड आई विल प्लो बैक माय प्रॉफिट टू दैट लैंड अगेन। एंड मैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करूंगा जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट अगर मेरे पास लैंड साइज ही छोटा है तो मैं उसका मैकेनाइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन इज कंपैरेटिवली लेस। सो लैंड साइज एंड क्वालिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न्ड। द थर्ड मेजर थिंग इज इनकम ऑफ फार्मर। अगर फार्मर्स रिच होंगे, फार्मर्स की इनकम अच्छी होगी, तभी वो अपनी लैंड में अच्छे इनपुट्स दे सकेंगे। That's why Indian government is trying and coming up with the plan of doubling the income of farmers by 2022. So that is the rationale behind that particular scheme. Right. Moving on to the next part, if we say, अगर हम लैंड की बात करते हैं तो इंडिया में लैंड का क्या सिनेरियो है उसे हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। उसका कारण क्या है? द रीजन बीइंग द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली दैट लैंड विल बी फ्रेगमेंटेड और डिवाइडेड अमंग द हायर्स। और जैसे जैसे लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता जाएगा वैसे वैसे लैंड की साइज कम होती जाएगी। लैंड साइज अगर कम होगा तो डेफिनेटली द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विल डिक्लाइन। सो लैंड साइज इज द मेजर फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू हियर इज, इसी लैंड साइज के रिगार्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे प्रयास किए गए जिसमें लैंड कंसोलिडेशन, लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट भी शामिल थे। लैंड रिफॉर्म्स इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टर्म, अम्ब्रेला टर्म है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बैकग्राउंड देखें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 का, तो उसके बैकग्राउंड में लैंड रिफॉर्म एक बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर लैंड रिफॉर्म की बात करें, एवरी टाइम you will read this word, you need to remember only 4 points, just 4 points which I have mentioned here. Land reforms inculcates first the abolition of जमींदारी system, because जब इंडिपेंडेंट हुए हम उसके बाद बहुत सारे रीजन्स इंडिया में ऐसे थे जहां पे जमींदारी सिस्टम प्रेवलेंट था। एंड उस जमींदारी सिस्टम के कारण कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारे लैंड कंसोलिडेटेड थे, बट उनमें काम करने वाले जो फार्मर्स थे वो टेनेंट थे। इसीलिए गवर्नमेंट केम अप विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। 9th शेड्यूल ऐड किया गया और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया। राइट। द सेकेंड थिंग दैट लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लैंड साइज, कई लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी लैंड है, बट कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड साइज बिल्कुल कम था। कुछ मार्जिनल फार्मर्स हैं, कुछ बहुत ही बड़े फार्मर्स हैं। इसीलिए गवर्नमेंट केम अप विद द प्लान ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जिसमें लैंड की साइज पे सीलिंग कर दिया गया। जो लैंड होल्डिंग है, किसी भी एक पर्सन की लैंड होल्डिंग है, उसको लिमिट किया गया ताकि इनकम इक्वेलिटी, इनकम इनइक्वेलिटी, पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट इनकम इनइक्वेलिटी को खत्म किया जा सके। द थर्ड थिंग दैट लैंड रिफॉर्म इंक्लूड्स इज लॉस टू प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट फार्मर्स। ऐसे फार्मर्स जिनकी लैंड खुद की नहीं है बट वो टेनेंट फार्मर्स हैं, उनके लिए भी लॉज बनाए जाएंगे। उनके जितने भी अधिकार हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए जाएंगे। एंड द फोर्थ एंड मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी लैंड हैं उनके रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा, उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा।
So every time you will come across with this word land reforms, you just need to keep four things in your mind. First is abolition of Jamidari system. Second is ceilings on land holding. Third, laws to protect the tenant farmers. And last is the national land records modernization. These are comprehensively covered under land reforms. So this was the very first step that we need to understand if we want to comprehensively and better comprehend the Indian agriculture, right? Next aspect which we need to remember for our prelims as well as mains perspective, there are certain facts about Indian agriculture and which suggest Indian economy, India is an agricultural economy. Majorly we are agrarian economy, and 49% of the people approximately are dependent directly or indirectly on agriculture. As I have already mentioned this point in the previous slide कि जो वर्क फोर्स है, बहुत सारे लोग स्टिल वी आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, बट जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपैरेटिवली कम है. ये एक मेजर इंट्रिकेसी है इंडियन एग्रीकल्चर की. सेकंड, अगर हम बात करें नेट सोन एरिया की, जो कि 47% ऑफ द टोटल लैंड एरिया है इंडिया का. 47% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें तो नेट सोन एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे पूरे साल में या तो एक बार या एक से ज्यादा बार किसी क्रॉप को ग्रो किया जाता है. दैट विल बी कंसीडर्ड एज सोन एरिया, नेट सोन एरिया, बट उससे काउंट एक ही बार किया जाएगा, राइट? थर्ड थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज मेजर स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, they are majorly, they are predominantly dependent upon agriculture. because अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ये गंगेटिक प्लेन्स का रीजन है जहां पे रिवर गंगा का प्रेजेंस है, एलुवियल सॉइल का प्रेजेंस है. बिकॉज ऑफ द हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट सॉइल, द रीजन, इस रीजन में रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ऑटोमेटिकली डिपेंड करती है. बट फॉर द टाइम बीइंग इफ वी कंसीडर the salient feature of Indian agriculture which will suggest us to understand what are the problems with this sector in India, first feature is we are dependent on monsoon, which is highly erratic and unreliable. मॉनसून्स के कारण हमारी जो इकोनॉमी है वो रेनफेड इकोनॉमी है. रेनफेड एग्रीकल्चर हम करते हैं. रेनफेड एग्रीकल्चर का मतलब है हम अभी भी इरिगेशन से ज़्यादा मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं. और अगर हम मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं तो वी ऑल नो अ फैक्ट दैट मॉनसून इज अनरिलायबल. क्यों अनरिलायबल है? बिकॉज देर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडियन मॉनसून, such as El Nino. Some years are El Ninos, some are La Ninas. So there are various intricacies which are inculcated, which are associated with Indian monsoon, and because of that Indian agriculture is highly unpredictable, right? The second feature is India's vast relief, varying climate and soil conditions produce variety of crops. India is having 5 major physiographic divisions, starting from the mountains to the Great Plains and peninsular plateau to the coastal regions and our islands. So we have diversity in our landforms, and with that diversity we have different types of soils and climatic conditions. Because of those different climatic conditions, we are blessed with different crops. Why? Because if we talk about northeastern region where particularly laterite soil is present, that is favorable for plantation agriculture, right? If we talk about Gangetic plain, which is having the presence of alluvial soil which can support the growth of almost every crop. So we are growing wheat and rice in those plain areas, right? So we are having different soils, and because of these different soils we can grow different crops in Indian soil. But the major thing that we need to remember here is
After Green Revolution, we did not realize the potential of our soil. Particularly, we majorly concentrated on wheat and paddy cultivation, and that's why results are in front of us. So that's what the major problem is that we need to discuss in this series. Third major characteristic is all tropical, subtropical and temperate crops are grown across geographical areas. As I have already mentioned, India is having different physiographic divisions. With those physiographic divisions, I must say we are having tropical climate in the southern part of India, subtropical climate in different parts of India in the northern parts, and temperate climate in the higher reaches of mountains. So with those temperate climate, we can grow apple, right? Because apple is a temperate crop. We can grow wheat in our region because we are blessed with the western disturbances. We are getting rainfall in winters by western disturbances, which supports the production, which supports the cultivation of wheat, right? So because of these climatic variations, we can grow different variety of crops on Indian mainland or on Indian soil. And third thing, if we see here, if we want to cover the variety of crops in India, we can clearly see in India predominance of food crops are there. We are majorly concerned with wheat and paddy, right? So which is a little bit of issue of concern. Why? Because we are not going for commercialization of agriculture and we are not understanding the demand of soil. We are continuously growing with wheat and rice, but we are not rotating our crops, which do not allow the soil to regain its nutrient, right? So that's what the major concern we need to understand here. Next thing we understand here is Indian economy का मेजर पार्ट एग्रीकल्चर बनता है और इंडिया अभी भी रूरल, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी रहती है. इसीलिए एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है इंडिया की रूरल इकोनॉमी का, राइट. और नेक्स्ट फीचर अगर हम देखें, द मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ विमेन in agriculture sector. Why this is so? This is the thing which we can associate with the society section. Why I'm saying this? Because if I'm saying major involvement of women in agriculture sector, so what are men doing? They are involved or associated with industrial sector. They are working as labor force, which I will tell you in later slides that there is a region of India known as Bundelkhand region which is majorly observing depopulation. Why depopulation? Because majority of the men who are living in that region, they are moving from agricultural sector to industrial sector for the labor force, right? Why this is so? Because of the declined or reduced agricultural productivity, and the farms they hold, on that women are working. Next thing is characterized by poor mechanization. As I have already mentioned, लैंड साइज अगर बड़ा नहीं होगा तो हम उस लैंड पे ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते. अगर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा. If we won't have more benefit, then we cannot blow back our benefit to that farmland again. Why? Because जो benefit होगा उस benefit से ही मैं नए मैकेनाइज, नए ट्रैक्टर्स, नए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को खरीद सकता हूं. इसीलिए जो इंडिया का लैंड साइज है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. जितना बड़ा लैंड साइज होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होने के chances honge, right? So we are characterized by poor mechanized and inadequate agricultural research and extension services. This is also one of the major salient feature of Indian agriculture. Next thing, if we talk about the fragmented nature of agricultural holding that I have already discussed. So these all points are connected with each other. We cannot say कोई भी एक पॉइंट को हम आइसोलेशन मैनर में याद नहीं रख सकते, बट आई नीड टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग
that अगर मुझे इतना पता है कि लैंड साइज इज फ्रेगमेंटेड, लैंड साइज कम है, तो आई कैन रीच टू द कंक्लूजन दैट वहां पे मैकेनाइजेशन नहीं होगा। मैकेनाइजेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो सस्टेन करने के लिए जो घर का व्यक्ति है वो लेबर फोर्स में जाके काम करने लगेगा, तो विमेन का रोल बढ़ेगा। जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगे और वहां की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने के लिए, वहां की प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करने के लिए मॉनसून का सबसे बड़ा रोल रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर व्हिच आई थिंक is very important as far as mains is concerned, right? So next thing that we are going to discuss with this lecture is types of farming, which is very important, and in fact I will continue this types of farming in the next lecture as well. Why? Because there are various types which are now being asked in UPSC, and अगर हम ट्रेंड देखें UPSC का 2018, 2018, 2019 एंड 2020 तीनों सालों में एग्रीकल्चर पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर। कितना मॉइस्चर उस लैंड को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फार्मिंग के टाइप्स को डिवाइड करूं तो वो क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली फार्मिंग टाइप है इरिगेटेड, सेकंड इज रेन फेड। मैंने पहले ही मेंशन किया है कि मेजॉरिटी प्रीडोमिनेंटली वी आर हैविंग रेन फेड फार्मिंग। व्हाई रेन फेड फार्मिंग? बिकॉज वी आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन इंडियन मॉनसून, और जो रेनफॉल है हम उसी पे डिपेंडेंट हैं, और इरिगेशन के लिए हम अभी भी इतना ज्यादा कमांड एरिया डेवलप नहीं कर पाए कि हम उस पे डिपेंडेंट हो सकें। सो उससे रिलेटेड क्या स्कीम्स होनी है वो यहां पे बेस तैयार होगा, राइट? सो इरिगेटेड टाइप ऑफ फार्मिंग कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज प्रोटेक्टिव and another one is productive. And on the other hand, if we say rain-fed farming, that can also further classified into two types. One is dryland farming and another one is wetland farming. We are going to see all these farmings in detail. First of all, let's start with the protective farming. As I have mentioned, this is the subtype of irrigated farming. So you can see somewhere there is written protective irrigation. No doubt about that, that protective irrigation is nothing but the protective farming. As its name suggests, the major objective of protective irrigation is to protect the crop from what? We want to protect our crops from the deficit of moisture. अगर किसी भी जगह पे मुझे अपने क्रॉप्स को सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी से बचाना है, जस्ट उसके लिए अगर मैं इरिगेशन दे रहा हूं तो वो प्रोटेक्टिव फार्मिंग होगी, राइट? इसीलिए इसको अगर मैं आगे देखूं, दिस ऑफन मींस दैट इरिगेशन एक्ट्स एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर। जो इरिगेशन है वो सप्लीमेंट्री सोर्स का काम करता है। इरिगेशन इतना अच्छा डेवलप्ड नहीं है वहां पे कि हम वहां पे बहुत ज्यादा पानी प्रोवाइड कर सकें उसको। हमारे पास लिमिटेड वाटर है, उस लिमिटेड वाटर से हम अपनी क्रॉप्स को जो सॉइल मॉइस्चर है उसकी डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं, राइट? इसीलिए अगर प्रोटेक्टिव फार्मिंग की हम बात करेंगे तो कंपैरेटिवली द प्रोडक्टिविटी विल बी लोअर, राइट? ये जो प्रोडक्टिविटी की मैंने बात की, जो लोअर प्रोडक्टिविटी है, इसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? इट इज इन कंपेयर टू द प्रोडक्टिव फार्मिंग। इसका जैसे नाम सजेस्ट करता है, दिस इज प्रोडक्टिव फार्मिंग। सो हियर वी just not want to protect our crop from soil moisture deficiency, rather we want to add some more water to that particular soil so that we can enhance our productivity. So that's why this particular farming is known as productive farming. So let's read out the draft. Productive irrigation is meant to provide sufficient soil moisture in the cropping season to achieve high productivity. In this particular type of irrigation or farming, we just not want to protect our crop,
but rather we want to enhance or achieve high productivity along with that, right? So that's what I have compared here in the last section. Productivity is relatively lower here. Productivity is relatively lower in comparison to the productive farming. So these are the two major types of irrigated farming. Next, if we see the farming subtypes or farming classification on the basis of rain fed, so we can classify that rain fed farming into two parts. One is dryland farming and another one is wetland farming. So डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राईलैंड फार्मिंग क्या है, उसमें नीचे आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे. सो इन इंडिया इफ वी सी द ड्राईलैंड फार्मिंग इज confined to the regions where rainfall is less than 75 centimeter. ऐसे regions जहां पे रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम है, वहां पे ड्राईलैंड फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. नाम स्पष्ट है, ड्राईलैंड है मतलब वहां पे रेनफॉल कम है. इसीलिए ऐसी फार्मिंग में ऐसी क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा जो कि वाटर इंटेंसिव नहीं होंगी, रादर जिनकी वाटर डिमांड कंपैरेटिवली कम होगी. एंड इफ वी टॉक अबाउट दोज क्रॉप्स विच इंक्लूड्स रागी, bajra, some pulses, moong, gram and gwar. These are those crops which do not require large amount of water. That's why they covered under dryland farming. And in this thing, अगर हम बात करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे रीजन्स जैसे पर्टिकुलरली हम बात करें, ये जो फार्मिंग है, दिस फार्मिंग इज पर्टिकुलरली प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान. वाई? बिकॉज कंपैरेटिवली रेनफॉल इज लेस. सो वाटर हार्वेस्टिंग से थोड़ा बहुत पानी कंजर्व करके बाजरा, जो कोर्स ग्रेन्स हैं, उनको ग्रो किया जाता है जिनकी वाटर डिमांड कंपैरेटिवली कम है. आई मस्ट इंक्लूड वन थिंग हेयर इज, अगर हमें सब क्रॉप्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस को जानना है तो वो भी इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं. Do not worry about anything, just remember the facts that I'm going to tell you here in this series. They will be highly important as far as pre and mains both are concerned. So next type is wetland farming, and where, as its name suggests, the region where excess of soil moisture requirement of plants is present. In those regions जहाँ पे बारिश का अमाउंट ज़्यादा है, ऐसे रीजन्स जहां पे सब्सिक्वेंटली फ्लड्स आते हैं, उन रीजन में जो फार्मिंग की जाती है, दैट फार्मिंग इज नोन एज वेटलैंड फार्मिंग. पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो केरला के कुछ रीजन्स हैं जहां पे ऐसी फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. उसके साथ साथ इस फार्मिंग की एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इस फार्मिंग में सॉइल के इरोजन होने का खतरा बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि पानी का अमाउंट अगर ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो सॉइल के इरोड होने के चांसेस भी उसके साथ साथ ज़्यादा होंगे ही होंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ वाटर अवेलेबिलिटी इज हाई, अगर पानी का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे रीजन में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्रॉप है जिसको बोलते हैं राइस एंड जूट. उसके साथ साथ शुगर केन को भी यहाँ पे इस तरीके की फार्मिंग में क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है. सो दीज आर टू मेजर टाइप्स ऑफ रेन फेड फार्मिंग, ड्राईलैंड एंड वेटलैंड. ड्राईलैंड फार्मिंग वो है जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है. वेटलैंड फार्मिंग वो है जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी इज कंपैरेटिवली हाई. ड्राईलैंड फार्मिंग में कोर्स ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं क्योंकि उनकी वाटर डिमांड इज कंपैरेटिवली लेस. एंड इन वेटलैंड फार्मिंग ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिनकी वाटर डिमांड ज़्यादा है, जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं, सच एज राइस, जूट एंड शुगर केन. राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, which is very, very important in contemporary time, which includes the impact of climate change on agriculture. This is very, very important because nowadays climate change is reality, and climate change has the potential to hurt every sector. And
most vulnerable sector is agriculture. That's why we are more concerned about our agricultural sector, and we need to understand the impact of climate change on this sector, right? So if this sector is resilient to climate change, then only we can increase the agricultural productivity. And according to Food and Agricultural Organization FAO, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ग्लोबल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, विद दैट वी नीड टू डबल our agricultural productivity. The global agricultural productivity needs to be doubled if we want food security in the future. So that is how climate change is having the potential to hurt this sector. So what are the major arenas that we need to discuss here with climate change? First of all, rural farmers distress is major problem with Indian agriculture. And अगर climate change होगा तो रूरल और अर्बन जो भी एरिया है वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनका डिस्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज with the climate change, droughts and heat waves frequency will increase. And if droughts and heat waves frequency will increase, we need to be smart with the climate change aspects, right? And next thing that we need to understand here is, if overall we see the impact of climate change, which can go to 1.5% loss in the GDP, right? So this can be the impact of global climate change. And अगर हम बात करें climate change जैसे जैसे होता जाएगा, crop failure will become common. अगर क्रॉप फेलियर कॉमन होते रहेंगे तो डेफिनेटली फार्मर्स का जो डिस्ट्रेस है, जो फार्मर्स स्ट्रेस्ड फार्मर्स हैं, वो इंक्रीज होगा. और अगर फार्मर डिस्ट्रेस इंक्रीज होगा, डेफिनेटली एक डेप्ट ट्रैप में वो फंसेंगे. और अगर डेप्ट ट्रैप होगा तो डेफिनेटली वो लीड करेगा फार्मर्स सुसाइड पे. एंड अगर हम बात करें 2050 की, तो इट इज बीइंग एस्टिमेटेड दैट 70% ऑफ रेनफॉल इज गोइंग टू रिड्यूस विद द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट. सो आवर फार्मर्स नीड टू स्मार्ट with the climate, and they have to adapt and mitigate the impact of climate change so that climate resilient agriculture can be maintained. So the solution with all these problems that I have already discussed is climate smart agriculture or climate resilient agriculture. So this thing is very very important in today's lecture, ki what is climate smart agriculture and what are the various practices which are being done with this climate smart agriculture. First of all, if we see, climate smart agriculture is associated with two things. First is adaptation of the climate change, and second, mitigating the effect of climate change, such as emission of greenhouse gases. So we want to mitigate the effect and we want to adapt with the climate change so that we can sustainably increase the agricultural productivity and hence farmers income. So this is very very important and very easy to understand that climate smart agriculture is having three components. This is covered under only three components. The first component says the adaptation of the climate change. Second, mitigating the impact of climate change, which includes reducing the greenhouse gas emission. And by doing these two things, we can sustainably increase the agricultural productivity and hence the farmers income. So this is the climate smart agriculture. And this climate smart agriculture is also known by the name of climate resilient agriculture. And in this particular segment, Government of India has taken lot of initiatives since 2011, because being a tropical country, we are most vulnerable to the effect of climate change. So if we see the definition which was being provided by FAO, which suggests agriculture that sustainably increases productivity, enhance resilience means adaptation,
reduces or removes greenhouse gas emission, which means mitigation where possible, and enhances achievement of national food security and development goals, which is very easy and easy to comprehend that if we are going to improve our agriculture sector, if we are going to enhance the agricultural productivity, we are achieving our sustainable development goal SDG 1, which says no poverty, right? So if we want to increase our productivity, then we have to be smart with climate change aspects. And with this, first of all, I want to discuss what kind of practices which we need to do for in climate smart agriculture or in climate resilient agriculture. The first thing that I have mentioned here is minimum soil disturbance, which is related to the second point, zero tillage. So this is very important because nowadays this word is quite frequent in news as well. Zero tillage. Tillage is basically the land preparation technique where land is being digged and then overturning of soil is being operated on that land. और बेसिकली अगर इसको हम बात करें हिंदी में जिसे जुताई कहते हैं, दैट इज टिलेज. और अगर हम जीरो टिलेज की बात करते हैं या नो टिल की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम लैंड को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट डिगिंग द लैंड, वी आर नॉट ओवरटर्निंग द सॉइल. हम कोई खुदाई नहीं कर रहे हैं, कोई लैंड को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. रदर लेट्स से वीट के बाद मुझे राइस को ग्रो करना है, तो वीट के हार्वेस्टिंग के बाद आई विल नॉट डिस्टर्ब द सॉइल, आई विल नॉट रिमूव द रेजिड्यू ऑफ दैट सॉइल. रदर मैं अगले जो सीड्स होंगे उनको ग्रो करूंगा जब, तब मैं डायरेक्टली ग्रो करूंगा उसी टिलेज पे, उसी पूरे के पूरे स्टबल पे पर्टिकुलरली, राइट. सो दैट्स व्हाट इज नोन एज जीरो टिलेज. जीरो टिलेज का मतलब है मैं लैंड प्रिपरेशन टेक्निक्स को नहीं अपना रहा हूं. उसका फायदा क्या है? अगर मैंने रेजिड्यू को उसी लैंड पे बिछा रहने दिया तो उससे क्या होगा, जो सॉइल इरोजन है उसके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे. सॉइल की मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली रीगेन होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो इसीलिए इन सब के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो होगा ये कि बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द सॉइल विद जीरो टिलेज फार्मिंग. एंड हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो भी क्रॉप का रेजिड्यू है उसे हम रिटेन रख रहे हैं. अगर क्रॉप के रेजिड्यू को रिटेन रखा गया है, एंड इसके साथ साथ इफ वी आर अप्लाइंग द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन, तो उससे सॉइल को मिनरल रीगेन करने का टाइम मिल जाएगा एंड हेंस वी कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. सो देयर आर वेरियस केस स्टडीज विद क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. अगर मैं पर्टिकुलरली नाम लूं यहाँ पे, तो देयर इज अ रीजन इन उत्तराखंड वेयर पर्टिकुलरली बारानाजा काइंड ऑफ farming is being practiced. Baranaja is the practice which is the traditional practice of Uttarakhand people. वो लोग क्या करते हैं, बारानाजा में मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं. और इस मिक्स्ड क्रॉपिंग में, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस भी करने वाले हैं. बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं एक साथ. उसमें वो एक जगह पल्सेस को यूज करते हैं, एक जगह वो मिलेट्स को यूज कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि पल्सेस क्या करेंगी, बेसिकली पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स, एंड इफ दे आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स दे आर हेल्पफुल इन द fixation of nitrogen, and if they are helping in the fixation of nitrogen, definitely soil will regain or soil will contain the presence of nitrogen, which is very important macronutrient as far as soil is concerned, right. So this is very important Baranaza practice, and this is why they are practicing this thing. Let's say if अगर एक साल ऐसा आता है जहां पे बारिश नहीं होती है
और अगर वहां पे बारिश नहीं हो रही है तो बेसिकली उन्होंने मिलेट्स ग्रो किया। क्यों किया? क्योंकि ये कम पानी की डिमांड रखते हैं, तो इनके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो जाएगा। और अगर इनके पास इनकी सॉइल खराब हो जाती है तो इन्होंने पल्स ग्रो कर दिया ताकि ये नाइट्रोजन को वापस फिक्सेशन नाइट्रोजन का कर सकें। सो दैट्स हाउ दे आर doing this type of practice which is covered under climate smart agriculture. I have one more case study that I want to discuss is Khagribadi village of West Bengal. This is very important. Why I am telling you all these things? Because these are the case studies which we will require in our mains. Because in Khagribadi village, what they are doing, the problem of that particular region is there are adequate amount of rainfall. There is amount of rainfall around 3000 millimeters, or let's say we can say 300 centimeters, which is quite good, right? But the soil which is present is having large grain size, and because of the large grain size of the soil is not able to retain that particular water. So soil की water retention capacity नहीं है, and if that soil is not having the water retention capacity, जो भी पानी जो भी rainfall होता है वो drain कर जाता है. So hence वहां पे जब भी विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन में जब रेनफॉल नहीं होती तो उस सीजन में वहां पे थ्रू आउट द ईयर, अगर हम बात करें पूरी की पूरे ईयर में, हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं कर सकते. दे आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून. जब बारिश आएगी तब उनके पास जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है वो उसको ग्रो कर लेंगे. बट विंटर सीजन में पानी है नहीं, क्योंकि पानी तो ड्रेन कर गया, वो सॉइल के अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है. इसीलिए इस क्लाइमेट के इम्पैक्ट को दूर करने के लिए व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड मेकिंग ponds in their region, and with the help of community, village community practice, clustered community practice, what they did, उन्होंने बहुत सारे ponds बनाए जिसमें उन्होंने पानी को सेव करना स्टार्ट किया, and hence their agricultural income increased by 30%. Their agricultural income increased by 30%. That's why I am saying our farmers need to become more and more climate smart if we want to increase our agricultural productivity, right? Moving on to the next part, which is the climate smart agriculture's benefits, which helps in increasing the yield, that I have already discussed. If the yield will increase, if we are becoming more and more smart with the climate, then we will definitely reduce the impact of climate change on our farms, and hence we can increase the yield. And if as soon as the yield will increase, the yield जो भी फार्म्स में हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं उसको हमने रेजिलिएंट बना लिया, तो हेंस वी कैन इंक्रीज द फार्मर्स इनकम. एंड अगर लेट्स से मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करता हूं, कोई ये भी पूछ सकता है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का आपने एक एग्जांपल बता दिया, वी आर अडेप्टिंग विद द क्लाइमेट चेंज, वी आर हैविंग पॉन्ड्स, उन पॉन्ड्स में हमने पानी सेव कर लिया, हम अडेप्ट कर गए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से. बट हाउ वी कैन रिड्यूस और मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? लेट्स से इफ आई एम सेइंग मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया. व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री? एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स एग्रीकल्चर along with the growing up of trees. अगर मैंने एक फार्म लिया, उस फार्म के चारों ओर पेड़ ग्रो कर दिए जो कि मुझे एक नेचुरल प्रोटेक्शन देंगे एनिमल्स से, और साथ साथ जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको भी क्या करेंगे, उनका एक सिंक बनेंगे, उनको भी रिड्यूस करेंगे. सो दैट्स हाउ देयर आर वेरियस प्रैक्टिसेस व्हिच कैन बी अकर्ड, व्हिच कैन बी डन under the climate smart agriculture, right? And if we are doing all these things, this will help in achieving our sustainable development goals and food security. So with this climate smart agriculture, what are the key initiatives that government has taken particularly? First of all,
we are going towards the organic farming that we are going to discuss in subsequent lectures. Organic farming, zero budget natural farming, these all farmings are organic farming and zero budget natural farming. These all farmings are traditional farming techniques. So with that, उनको बढ़ावा देने के लिए, to enhance those practices, we are coming up with the परंपरागत कृषि विकास योजना. Second, we are going up with सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसमें सॉइल के अंदर किन किन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको क्या फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सके, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड कर सके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमें उनकी सॉइल के अंदर जो भी अवेलेबिलिटी है उसके बारे में पता लगेगा. थर्ड थिंग इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बिकॉज हमें पता है नेचर कैन प्रोड्यूस क्राइसिस एनी टाइम. If nature produces crisis, then to cope up with that crisis, हमारे farmers को एक particular insurance, एक safety मिलना चाहिए, एक security मिलना चाहिए. For that we are coming up with the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना to increase our command area, to reduce the dependency upon monsoon. We want to increase the command area, we want to increase the area under irrigation, we want our पर्टिकुलर खेत, पर्टिकुलर फार्म्स जिनमें हर फार्म को पानी मिले, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसे इनिशिएटिव्स लाए गए अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. एंड उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंड लास्ट वन इज द नेशनल इनिशिएटिव ऑन दिस इज क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, निकरा. ये 2011 में लाया गया और बहुत सारे विलेजेस में निकरा के अंडर, जैसे मैंने आपको खगड़ीबाड़ी विलेज का एग्जांपल दिया, निकरा के अंडर उन विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया, वहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनिशिएटिव्स उठाए गए और उनके रिजल्ट्स जब सामने आए तो वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. द रिजल्ट सेज देयर हैज बीन इंक्रीज इन द 30% agricultural income of each and every household who are doing agricultural activity in that region. So with this thing, I am keeping myself restricted to this point only, because in the next lecture we will carry on with different types of farmings. Then उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जितनी भी क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, उनकी प्रोडक्टिविटी कहाँ सबसे ज़्यादा है, उनका प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है. उसके बाद हम इकोनॉमी के सेक्शन में APMCs, मंडी, E-NAM इनिशिएटिव एंड दीज फार्म लॉज विच आर in news recently, we will cover all these things in series. I hope you will like this lecture. Thank you so much.